एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिया। वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके माँ बाप वगैरह कोई भी इसकी फैमिली में नहीं होते। बस इसका एक फियांसे होता है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली होती है। ये सब लोग वहाँ पे शो करने का काम करते हैं, तो आज ये भी अपना काम करने के लिए आई होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका फियांसे इसका दिल तोड़ देता है। ये कहकर कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुमसे शादी नहीं करने वाला, क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो लड़की किसी अमीर बाप की बेटी होती है, उसका नाम होता है हुआ। उससे पैसों के लिए ये शादी कर रहा होता है और इसे छोड़कर चला जाता है, तो जिया का बड़ा दिल टूटा है, वो बहुत रोती है। और दूसरी ही तरफ हमारी मिली को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियांग। बहुत बड़ी कंपनी का होने वाला बॉस होता है, क्योंकि असल बॉस तो इसका ग्रैंडफादर होता है। इसका एक और भाई भी होता है जिसका नाम होता है आजिन, जो कि इस जायदाद का वारिस बनना चाहता है। मगर ये छोटा भाई होता है, इसीलिए जायदाद का वारिस ये नहीं होता बल्कि जियांग होता है। मगर ग्रैंडफादर जियांग के सामने शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हें बॉस तभी बनाऊंगा जब तुम इस लड़की से शादी करोगे। और ये जिया निकलती है, तो ये बात ये आचरण भी सुन लेता है कि शायद ये लड़की ग्रैंडफादर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं इसे शादी कर लूँ तो शायद वारिस मैं बन जाऊँ। खैर जियांग जिया से शादी करने के लिए मान जाता है, और दूसरी ही तरफ आज के दिन जिया के बॉयफ्रेंड की भी शादी हो रही होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो हुआ से टकरा जाती है, तो हुआ तो होती ही बहुत बदतमीज है, इसे बहुत नापसंद करती है, इसीलिए इसे बुरा भला कहने लगी है और समझती है कि शायद ही हमारी शादी खराब करने के लिए आई है। तो ज़िया का बहुत दिल टूटा है और वो कहती है कि मुझे अपने इस बॉयफ्रेंड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये धोखेबाज है। देखना मुझे इससे ज़्यादा अच्छा और हैंडसम लड़का मिलेगा। तो ये सुनकर सारे उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं, उस पर हँस रहे होते हैं कि ये अचानक से वहाँ पर आचिन आता है और पहले खुद ज़िया का दिल जीतने की कोशिश करने लगता है, मगर अपनी इस चाल में नाकाम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है। जियांग को वहाँ देखकर वो उसे भगाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर कर भगा रहा होता है ताकि वो डर के मारे चला जाए, मगर वो भी ढीठ होता है, ज़्यादा नहीं, उल्टा उसी को भगा देता है कि मैं ग्रैंडपा को बता दूँगा कि तुम मेरे मामलात को ख़राब कर रहे हो। वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और खुद ज़िया के पास आ जाता है और उसे अपनी फियांसी बनने का कहता है। ये सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं और ज़िया भी शॉक होती है कि ये दोनों है कौन? इन्हें तो मैं जानती तक नहीं। ये मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो वो जियांग ज़िया को गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है अपने साथ कि मेरे साथ चलो। मगर जाते-जाते उस लड़की से बदला ले लेता है इसका, जो इसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। असल में वो लोग जियांग की ही कंपनी में काम करते थे, तो जियांग उन्हें नौकरी से निकाल देता है कि जो मेरी फियांसे से बदतमीजी करेगा, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनकर जिया का बॉयफ्रेंड उसे भी छोड़ देता है कि अब तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं, तो मैं तुमसे भी शादी क्यों करूँ? उसे वो अपनी गाड़ी में बिठाता है, तो वो चीख रही होती है उसके ऊपर कि तुम हो कौन और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कोई जवाब नहीं देता, बस ये कहता है कि अब तो तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। तो जिया को लगा है कि शायद इसको इससे मोहब्बत है, इसीलिए ज़बरदस्ती इससे शादी करा। तो इसे समझाने लग जाती है कि अपने दिल से मेरी मोहब्बत निकाल दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ रही हूँ। उसे लंबा-लंबा भाषण दे रही होती है और वो सर पकड़ रहा होता है। खैर अब जब वो उसे घर लेकर आता है तो उसकी आँखें भरी रह जाती है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत घर होता है। तो इतने में ही वहाँ पर जियांग की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम होता है वैन। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। जब इसे पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर जियांग की शादी किसी और से करवा रहे हैं, तो सच-धज कर आ जाती है उस लड़की से मुकाबला करने के लिए। मगर जब वो ज़िया का होलिया देखती है, तो रिलैक्स हो जाती है कि अरे ये तो मेरे मुकाबले की है ही नहीं, मैं बिला वजह परेशान हो रही थी। और जियांग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। अब ये लोग ज़िया को ग्रैंडफ़ादर से जब मिलवाने के लिए लेकर आते हैं, तो ग्रैंडफ़ादर उसे मिल तो लेता है, मगर किसी और काम के लिए चला जाता है कि मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। तो अब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो सोचती है कि ये घर तो बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ के लोगों का बिहेवियर उतना ही बेकार है। अब अचानक इसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है, मगर उसे बचाने के लिए आचिन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो उस पर फिदा होने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, मगर आचिन को वो बुरी बुरी लग रही होती है। मगर जायदाद के बारे में सोचकर इसे पटाने की कोशिश करने लगा है और वो ख्यालों में डूब जाती है कि दो दो हैंडसम लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, मैं किसे चूज करूँ? और आचिन की हालत खराब हो रही होती है कि ये उठ क्यों नहीं रही, ज्यादा देर तक इसे पड़ा नहीं रह सका और इसे गिरा देता है। आचिन की कोई पार्टी होने वाली होती है, तो ये लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। जिन जियांग का मेकओवर करवाने के लिए आ जाता है कि इसको अच्छा-सा मेकओवर दे दो और अच्छा-सा ड्रेस पहना दो। मगर अचानक इसकी मोबाइल पर कॉल आती है और किसी काम की छुट्टी लेने के बाहर चला जाता है और वहाँ जिया का अच्छा-सा मेकओवर करके तैयार कर दिया जा रहा है। मगर जब वो वहाँ अजय को ढूँढने के लिए आती है तो वो वहाँ होता ही नहीं है। फिर जियांग बैठा होता है। फिर जिया का पाँव फिसल जाता है और वो जियांग पर जाकर गिरती है।
अब इससे पहले कि वैन इन दोनों को साथ देख ले, जिया पहले ही उसके ऊपर से हट जाती है और वहाँ वैन आकर जियांग को अपने साथ ले जाती है पार्टी के लिए। आज इनको न्यूज़ मिलती है कि ग्रैंडफादर अब जियांग को फोर्स नहीं करेंगे कि वो जिया से शादी कर ले, क्योंकि ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि वैन उसकी गर्लफ्रेंड है और भले ही वो जिया से शादी करे न करे, सजा तो उसी को मिलेगी। तो इसीलिए अब ये भी जिया की जान छोड़ देता है कि अब मैं उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, और पार्टी में किसी और लड़की के साथ आ जाता। और ये चीज़ जियांग देख रहा था कि ये पार्टी में किसी और के साथ आ गया और वहाँ जिया अकेली बैठी इसका इंतजार कर रही होगी पार्लर में। और वहाँ जिया सच में अकेली पार्लर में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। मगर इतना टाइम हो जा रहा है कि पार्लर वाली अपना पार्लर बंद करने लगी है। तो जिया बाहर बेंच पे बैठकर उसका वेट करने लगी है। जिया के फिक्र में जियांग आ रहा होता है। अब उस बेचारी को वहाँ अकेले बैठे बैठे इतना टाइम हो जाता है कि बारिश शुरू होने लगती है। तो वो डर जाती है कि मैं कब तक यहाँ बैठी रहूंगी, इसीलिए वापस घर जाने लगी है। रोड पर चल रही होती है कि कोई गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। फिर जब वहाँ पर जियांग पहुँचता है तो वहाँ पर लोग रश लगाकर खड़े होते हैं। जैसे ही वो भाकर आकर देखता है तो जिया ठीक हो गई है, कुछ नहीं हुआ होता। मगर वो बेचारी डर गई होती है, सहम गई होती है। तो वही अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। तो उसे देखते ही वो उसके गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगती है। किसी को मेरी परवाह नहीं है, वो गाड़ी मुझे लगे लगे बची। उसको ऐसे रोता देखकर जियांग के दिल में भी इसीलिए रहम आ जाता है। और वहाँ ग्रैंडफादर पार्टी के अंदर जिया की शादी आचिन के साथ फिक्स करा देता है। कि जियांग से नहीं तो आचिन से होगी उसकी शादी। ये सुनकर आचिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो उसे शादी नहीं करना चाहता और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वहाँ ये जिया के हाथ में चोट देख लेता है और अपने डॉक्टर को कॉल करके अपने घर बुलाता है। डॉक्टर आधी रात को भागा हुआ आ रहा होता है कि शायद कोई इमरजेंसी हो गई है। मगर जब वो आकर देखता है तो तीसरी चोट लगी होती है। वो भी हैरान हो जाता है कि तुमने तीसरी चोट के लिए मुझे यहाँ बुलाया। इतने में इसे न्यूज़ मिल जाती है कि ग्रैंडफादर ने आचिन के साथ दिया की शादी फिक्स करा दी है। तो ये बात ही इसे बता देता है। तो ये मुंह बनाने लगती है और रात से कह देती है कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। आप बीच को देखते ही जिया फौरन भागकर बीच की तरफ आ जाती है और अपने साथ साथ जियांग को भी एंजॉय करवा रही होती है। अब जिया के कहने पर ये से वापस उसे घर छोड़ने के लिए आ जाता है कि ये तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो। मगर जब वो अपने घर आती है तो ग्रैंडफादर ने उसका घर रिन्यू करने पर लगा दिया होता है। तो वो टाटा नए तरीके से बना रहे होते हैं ताकि वो अपने घर पर वापस जाकर रह ही ना सके और हमारे साथ ही रहती रहे। तो ये देखकर जियांग अपने ग्रैंडफादर से लड़ने चला आता है कि आपने उसके घर के साथ ऐसा क्यों किया और उसे जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं। तब ये बताता है कि जिया का फादर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हमने तय किया था कि हमारे जो भी बच्चे होंगे उनकी शादी हम आपस में करवाएंगे। मगर ऐसा हो ना सका, इसीलिए अब उनके बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं। मगर अब जिया के पेरेंट्स तो रहे नहीं, इसीलिए ये अपना वादा पूरा कर रहा है। जिया के अपने किसी भी ग्रैंडसन से शादी करवा के और घर की लकीर बना देता है कि जिया की शादी होगी तो इसी घर में होगी। वहाँ अचिन का जिया से खून खौला हुआ होता है, तो वो आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा है। तो उसे पूरे तरीके से डराने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो शादी से दूर ही भाग जाए और उसकी जान छुड़े। मगर उसे रोता हुआ देखकर वो उसके साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं करता और हट जाता है, क्योंकि शायद इतना बुरा भी नहीं होता, बस इसे डराना चाह रहा होता है ताकि ये इसे शादी ना करे। यहाँ तक कि डिनर टेबल पर भी उसे अपने साथ बैठने नहीं दे रहा होता। ग्रैंडफादर की बात जिया को कहते हैं कि आकर आचिन के साथ बैठो, मगर वो उसे आंखें दिखा दिखा कर भगा रहा होता है, इसीलिए वो डर के मारे भाग जाती है। यहाँ तक कि इतनी ड्रिंक पी लेती है कि ड्रंक हो जाती है और उल्टा जियांग के कमरे में आकर लेट जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसे अपने बेड पर लेटा देख रहा है तो उसे उठाने लगा है कि अरे भाई अपने रूम में जाकर लेटो, ये मेरा रूम है। जब उसे कुछ समझ नहीं आती तो खुद ही उसे गोद में उठाकर अपने रूम से बाहर फेंक देता है। अब ये फाइनली अपने रूम में आकर सुकून की सांस लेती है कि अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। कि अचानक से ग्रैंडफादर का असिस्टेंट उसके रूम में आ पहुंचता है और इसे बैड न्यूज देता है कि अब तुम्हें यहाँ रहने के साथ साथ यहाँ पर काम भी करना होगा। और काम भी इसे मेड का दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक यहाँ तुम काम करोगी। इसी बात कहीं और जाने का रास्ता तो होता नहीं है, इसीलिए इसे ये बात माननी पड़ती है। इसे नौकरों वाला काम करता देखकर राजन को बड़ा मजा आ रहा होता है और जानबूझ-बूझकर इसे और काम करवाता रहता है। अब जिया सोचती है कि मेरी शादी तो इस आर्यन से ही होने वाली है, तो क्यों ना अब मैं इसे पटाने के और इसे मनाने के तरीके ढूंढूं। तो कोशिशों में लग जाती है कि इसका दिल कैसे जीतूं। दिन रात नोट्स लिखती रहती है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे नोट ये जियांग पढ़ लेता है। उसे नहीं पता चलता कि ये सारी हरकतें ये किसके लिए कर रही है और वो ड्रिंक व्रिंक पी के फुल तैयारी के साथ बैठ जाती है आर्यन को पटाने के लिए।
मगर आर्यन की जगह जियांग वहाँ आ जाता है। ये तो रंग हो रही है। इसे जियांग की जगह आर्यन नजर आ रहा होता है। तो लग जाती है अपने काम पर और इसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, यहाँ तक कि किस भी कर लेती है। जियांग शॉक होता है और उसे लगता है कि शायद वो नोट्स इसने इसके लिए लिखे थे। मगर बाद में जब वो अपने मुंह से आर्यन का नाम लेती है तब इसकी गलतफहमी दूर होती है और इसका खून खौल जाता है कि सब कुछ तुम आर्यन के लिए कर रही थी। वो भी होश में आ जाती है कि ये मैंने क्या किया। मैं घूम फिर कर इसी के पास में आ जाती हूँ और ये जियांग मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठ जाता है कि ये सब कोशिशें वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रही थी, उसके लिए क्यों कर रही थी। और ये शर्मिंदा हुई भी होती है कि ये मैंने क्या बंद कर दिया। तो उसी वक्त अपना सामान पैक करके घर से भागने लगी है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसे वहाँ पर आशिक मिल जाता है और फिर से उसकी बाहों में जाकर गिरती है और इन दोनों को साथ ऐसे जियांग देख लेता है कि जेलेसी में आग बबूला होने लगा है। वहाँ जिया आशिक को जैसे ही बताती है कि मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही इस शादी में कोई इंटरेस्ट है, मैं तो इस घर से भाग रही हूँ। तब जाकर उसे यकीन आता है कि ये मेरे चक्करों में नहीं है, वरना इसे ऐसा लग रहा था कि पैसों के लिए ये हम में से किसी से शादी करना चाहती है। जब ये देख रहा है कि अरे ये तो सही है और अपनी जान बचाकर भाग रही है, तो उसकी मदद करने लगा है कि मैं तुझे कुछ छोड़ कर आऊंगा, बस कभी वापस मत आना। तो वैसे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये वापस इसे इसी इलाके में छोड़ देता है। घर तो इसका रिन्यू होने में लगा होता है, तभी ये किसी होटल में जाकर रहने लगी है। जैसे ही ये अपने इलाके में वापस आती है, हुआ को पता चल जाता है कि ये वापस आ गई। तो ये इसे बदला लेने के चक्करों में लग जाती है और आधी रात को इसे कहीं मिलने के लिए बुलाती है और ये बेवकूफ जाने भी लगी है। आधी रात को किसी वेयर हाउस में आ जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है, ये तीनों दोस्त वहां आकर इसको मारने लगती है कि ये मेरी शादी खराब करने के पीछे तुम्हारा हाथ था, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई और इसे खूब मार रही होती है। मगर इतने में ही जिया बेहोश हो जाती है, तो ये लोग डर के मारे भाग जाते हैं। वहाँ जियांग जिया को हर जगह ढूंढ रहा होता है, तो उसके लिए परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। ये इतने में इसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किसी होटल में रह रही थी, मगर पता चला है कि काफी घंटों से वो होटल में वापस नहीं आई और साथ ही साथ वो हुआ के बारे में भी इसे बता देता है कि इन लड़कियों को उसके साथ लास्ट टाइम देखा था होटल वालों ने। तो ये फौरन भागा भागा होटल आ जाता है और घूमते-घुमाते किसी तरीके से उस वेयर हाउस तक पहुँच जाता है। जैसे ही वेयर हाउस के अंदर आता है तो वहाँ वो उसे बेहोश पड़ी नज़र आ जाती है। तो फौरन भागा हुआ उसके पास आता है। वो होश में आते ही फिर से उसके गले लगकर रोने लगती है। यहाँ तक कि वो भी बहुत घबरा जाता है और उसे वापस गोद में उठाकर घर लेकर आने लगता है। जिया को बेहोश देखकर आशिम भी परेशान होता है और फौरन भागकर उसकी खैरियत पूछने लगता है कि ये क्या हुआ। तो जियांग इसे भी धमकी देता है कि अगर जिया को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर पूरी रात जिया के साथ बैठा रहता है, उसे बढ़िया रखा रहता है, उसका ख़्याल रखा रहता है। आगे से पता चलता है कि जिया की इस हालत के पीछे हुआ कसूरवार होती है। तो इसका बड़ा खून खौलता है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतने में जिया को होश आ जाता है और वो बेहतर फील कर रही होती है, तो वो उसे बाहर ले आता है और फिर से उसे उसी होटल में और उसी वेयर हाउस में ले आता है। ये देखकर जिया घबराने लगती है कि मैं इस जगह पर दोबारा नहीं आना चाहती। मगर ये कहता है कि नहीं, तुम्हें हुआ से बदला लेना होगा ताकि आइंदा के बाद वो तुम्हारे साथ ये सलूक ना करे। और जैसे ही इसे वेयर हाउस में लेकर आता है, तो इसने पहले से ही हुआ और उसके दोस्तों को पकड़ के रखा हुआ होता है कि जैसा सलूक वो इसके साथ कर रही थी, वही सलूक ये उनके साथ करता है। कि तुम्हें क्या लगा था कि जिया के आगे पीछे कोई नहीं है, जिया के साथ मैं हूँ। मगर जिया दिल की अच्छी होती है, वो कोई बदला वगैरह नहीं चाहती। इसीलिए उसे मना करने लगी है कि इन्हें जाने दो, मुझे कोई रिवेंज नहीं लेना। मगर वो भी उन्हें ठीक-ठाक सबसे खाकर ही वापस जाता है। वहाँ अजय डरने लगा है कि जिया को घर मैं ही छोड़ने गया था, तो कहीं ग्रैंडफादर और जियांग इसे सजा ना देने लगे। वैसे ही इसके पास ना जायदाद है ना कुछ, तभी ये सोचता है कि मुझे उनके साथ बनाकर रखनी होगी और उस हुआ को पकड़कर सजा देनी होगी ताकि ग्रैंडफादर मुझसे खुश हो जाए। अभी ये लड़कियां जियांग के हाथों से पकड़कर बैठी होती है कि पीछे से आशिन आ जाता है और ये भी इनसे बदला लेकर जाता है। जैसे ही ये जाता है तो पीछे से ग्रैंडफादर का असिस्टेंट आ जाता है। इन लड़कियों को भागने का मौका मिल ही नहीं रहा होता और अब ये अच्छे से समझ जाती हैं कि जिया के पीछे इनका कितना बड़ा बैकअप है। ये असिस्टेंट इनको कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि आइंदा की बार जब जिया को देखो तो उसकी रिस्पेक्ट करना, वरना इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। अब जिया को हो रही है जियांग से कि जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ ये बचाने के लिए मुझे आ जाता है, तो इसके दिल में अकेले फीलिंग्स आ जाती है और इसे में जियांग भी इसे गले से लगाकर कहने लगा है कि तुम मुझसे शादी कर लो। चलो ग्रैंडफादर को बता देते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर तो उसे दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, वो इतना खुश हो जाती है और फौरन हाँ कह देती है। मगर इतने में ही इसका दिल टूट जाता है जब वो ये कहता है कि एक बार मुझे जायदाद पूरे तरीके से मिल जाए तो उसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। वो शौक हो जाती है कि क्या मतलब। तो वो बताता है कि तुम अपनी लाइफ डेली चाहती हो, किसी से शादी नहीं करना चाहती, सुकून से जीना चाहती हो और मुझे अपनी जायदाद पूरे तरीके से चाहिए।
तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, हम दोनों शादी कर लेते हैं। इससे मुझे जायदाद भी मिल जाएगी और बाद में मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा ताकि तुम अपनी लाइफ सुकून से जी सको। वो बेचारे का दिल टूट जाता है कि अब जब मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ तो ये कुछ और बात कर रहा है। खैर इसकी बात मान लेती है और ये दोनों आकर ग्रैंडफ़ादर को यही बात कह देते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मगर ग्रैंडफ़ादर भी बड़ा चालाक होता है। मुझे लगता है कि शायद ये लोग कहीं झूठ ना बोल रहे हों जायदाद के लिए। तभी अपनी असिस्टेंट को लगा देता है इन दोनों के पीछे कि इन दोनों का पीछा करो, देखो कि ये दोनों सच में एक-दूसरे से मोहब्बत करते भी हैं या मुझे पागल बना रहे हैं। अब जियांग जिया का ख़्याल भी रख रहा होता है, उसे नए-नए कपड़े खरीद कर लाकर दे रहा होता है, मगर शायद इसे अभी एहसास नहीं होता कि ये इसे कितनी मोहब्बत करता है। ग्रैंडफ़ादर का असिस्टेंट जब जियांग को फ़ॉलो करता है, तो जियांग को पता चल जाता है कि कोई मुझे फ़ॉलो कर रहा है, मगर जब वो जिया को फ़ॉलो करता है तो वो शुरू में नहीं पहचान पाती। मगर बाद में जाकर उसको भी एहसास हो जाता है कि कोई मुझे फ़ॉलो कर रहा है और दोनों को पता चल जाता है कि ग्रैंडफ़ादर का असिस्टेंट इन दोनों पर नज़र रख रहा है, ये जानने के लिए कि इनका प्यार सच्चा है भी या नहीं। मगर ये बात जिया को नहीं समझ आती। उसे लग रहा है कि ग्रैंडफ़ादर का असिस्टेंट जो इसे बार-बार फ़ॉलो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको इस पर क्रश हो चुका है। ये सुनकर जियांग मुँह बनाने लगता है कि तुम और तुम्हारे गलत होके कभी नहीं हो सकते और इसे समझा देता है कि वो हमें क्यों फ़ॉलो कर रहा है। ये सुनकर जिया फौरन असिस्टेंट के पास जाने लगती है कि मैं उससे खुद बात करती हूँ। तो ये इसे रोकने लगता है, मगर रोकने के चक्कर में उल्टा फिर से वो उस पर जा गिरती है और ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और फिर से घबराकर एक-दूसरे के पास से उठ जाते हैं। दूसरी ही तरफ बेन को न्यूज़ मिल जाती है कि ग्रैंडफ़ादर ने दोबारा से जियान की शादी जिया के साथ फिक्स कर दी है और ये जियान और जिया मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों को कोई ऐसा नाटक करना होगा ताकि ग्रैंडफ़ादर को हम पर यकीन आ सके। मगर इन्हें एक्टिंग करनी तो आती नहीं है। तभी ये लोग वैन से हेल्प माँगते हैं। वैन को समझा-बुझाकर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और वो इन्हें एक्टिंग सिखाने के लिए मान जाती है। अब एक्टिंग के दौरान ये दोनों काफ़ी भंड मारते हैं। वो मोहब्बत और फीलिंग्स ला नहीं पा रहे होते। मगर जब जिया को चोट लगती है, तो वो नेचुरली उसकी केयर करने लगता है, फिक्र करने लगता है, उसे बचाने लगता है, जिसे देखकर वैन भी जलने लगी है। अब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वैन डिसाइड करती है कि ये अपने प्यार का इज़हार इसे कर देगी, क्योंकि ये दोनों भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो रहे। सिर्फ वैन ही इसे पसंद करती है। तो अब ये मौका पाकर उसे किस करने की कोशिश करती है मगर ये इसे करने नहीं देता। ये समझ आती है कि इसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर फिर भी अपने प्यार का इज़हार करती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर ये इनकार कर देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे पीछे वक़्त बर्बाद ना करो। इसका दिल टूट जाता है मगर ये थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली होती है। इसीलिए इसकी जान छोड़कर चली जाती है कि ठीक है अब हम आइंदा के बाद कभी नहीं मिलेंगे। मगर घर आकर बहुत रोती है। वहाँ असिस्टेंट ग्रैंडफ़ादर को प्रूफ़ दिखाने लगा है कि ये देखिए ये दोनों सच में एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जभी तो एक-दूसरे की कितनी केयर कर रहे हैं। ये देखकर ग्रैंडफ़ादर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि ये तो चाहता ही यही था कि इन दोनों की शादी हो। मगर अभी भी काफ़ी इन्हें परेशान कर रहा होता है। सीधा-सीधा इनकी शादी के लिए नहीं मानता और फिर से एक और शर्त सामने रख देता है। इनका वो प्रोजेक्ट जो आज तक कभी कोई कंप्लीट ना कर सका, वो प्रोजेक्ट दोबारा जियान को देकर कहता है कि अगर इस प्रोजेक्ट का काम तुम चलवा दो, तो तुम्हारी शादी उसी दिन तय कर दी जाएगी। ये सुनकर जियांग सर पकड़ लेता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आज तक कोई ना कर सका। असल में ये रिसॉर्ट बनाने का प्रोजेक्ट होता है, मगर जिस ज़मीन और जिस जगह पर ये बनाना होता है, वहाँ का मालिक वो ज़मीन इतनी आसानी से देने के लिए नहीं मान रहा होता, तो उसको मनाना ही बहुत मुश्किल होता है। जियांग सोचता है कि वो आज तक नहीं माना, तो वो अब क्यों मानेगा? खैर फिर भी ये बहुत कोशिश करता है उस बंदे को ढूँढने की, मगर उस बंदे का कुछ अता-पता ही नहीं होता। सिर्फ़ एक इंसान को उसका पता होता है और वो होता है आचिन। और आचिन भी अच्छा हो जाता है, इनकी हेल्प करने लगा है और चुपके से ज़िया को उसका एड्रेस दे देता है कि जाओ और जाकर उसे मिल लो। जियांग और ज़िया जैसे ही उसे मिलने के लिए आते हैं, तो पहले तो वो उनसे सीधे मुँह बात तक नहीं कर रहा होता। तो ज़िया किसी तरीके से वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके घर में घुस जाती है। अब इससे पहले कि वो उसके रूम में और आती, वो पहले ही आकर उसे रोक देता है और अपने रूम के अंदर जाने नहीं देता। वो भी इसलिए क्योंकि उसी रूम में ज़िया की पिक्चर लगी हुई होती है और ये कुछ छुपा रहा होता है। अब ये फ़ौरन इनकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। इसका नाम होता है ज़ू। तो जियांग इसे बताता है कि हमें तुम्हारा लैंड चाहिए ताकि हम वहाँ रिज़ॉर्ट बना सकें। ये सुनते ही वो बिल्कुल नहीं मानता और उन्हें यहाँ से भगाने लगता है कि वो जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। तो अब ये लोग भी और इसके पीछे नहीं पड़ते क्योंकि वो मान ही नहीं रहा होता और सोचते हैं कि हमें कुछ प्लान करना होगा ताकि वो जगह ये हमें दे दे। तो जानबूझकर उसके आगे पीछे हो रहे होते हैं, उसकी फिश पकड़ने में भी मदद करते हैं क्योंकि ये भी फिश पकड़ने का काम करता है। तो ये इनसे इम्प्रेस हो जाता है और अपनी किसी पार्टी में इन्हें इनवाइट करता है। वहाँ पार्टी में इसका बिहेवियर इन दोनों के साथ काफ़ी बेहतर हो जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है। पार्टी एन्जॉय करने के बाद अब ये इनसे
उसी रिज़ॉर्ट के बारे में दोबारा से बात करता है। अब इसे पूरे तरीके से मनाने के लिए ये दोनों इसे सच बता देते हैं कि हम दोनों ये रिज़ॉर्ट क्यों चाहते हैं। क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और ग्रैंडफ़ादर ने यही शर्त रखी है कि जब तक ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल जाता, हमारी शादी वो नहीं होने देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें ये लैंड दे दो। ये सुनते ही ज़ू भावनाओं में बह जाता है और इन्हें अपनी भी कहानी सुनाता है कि क्यों ये इस लैंड को नहीं छोड़ना चाहता। वो इसलिए क्योंकि इसको भी किसी लड़की से मोहब्बत थी, मगर वो इसे नहीं मिलती। बस उसकी यादें ही इस लैंड में इसके पास है, जभी ये इस लैंड को नहीं छोड़ना चाहता। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ज़िया की मदर होती है। ये दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर इस ज़ू की फैमिली ज़िया की मदर को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और इनकी शादी नहीं होने दे रही होती। जब भी ज़िया की मदर इसे छोड़कर चली जाती है कि तुम्हारे माँ-बाप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर ये आज तक इसकी यादों में बैठा रहता है। अब उसकी बेटी ज़िया को भी इसी सिचुएशन में देखकर ये पिघल जाता है कि मुझे मेरा प्यार ना मिल सका, मगर मैं तुम दोनों के प्यार को ज़रूर मिलाऊँगा। और उसी वक़्त फ़ौरन वो लैंड इनके हवाले कर देता है। मगर ज़िया या इन दोनों में से किसी को भी पता चलने नहीं देता कि जिस लड़की से ये मोहब्बत करता था, वो ज़िया की मदर थी, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब प्रोजेक्ट मिलते ही ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हम दोनों की शादी सुकून से हो सकती है। इतने में अचानक जियान के पास कॉल आती है, तो वो रिसीव करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो एकदम से जिया को मारने के लिए किलर आ जाता है। उसे गाड़ी से उड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे बचाने के लिए जियांग उसे धक्का देता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है। ये देखकर जिया रोती हुई उसके पास आती है कि तुम ठीक तो हो। तो वो अभी होश में होता है और जिया को ठीक देखकर उसे गले लगाकर रोने लगता है। फिर दिखाते हैं कि सबको उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और वो खतरे से बाहर होता है। मगर उसके ग्रैंडफ़ादर पे पता नहीं क्यों असिस्टेंट बहुत चिल्ला रहा होता है और उनको किसी बात का कसूरवार ठहरा रहा होता है। अब इसके एक्सीडेंट की न्यूज़ बैन वैन को भी मिल जाती है, तो वो भागी-भागी उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे ठीक-ठाक सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मैं हमेशा-हमेशा के लिए बाहर मुल्क जा रही हूँ, काम के सिलसिले में। तो ये तो चली जाती है, फिर ग्रैंडफ़ादर इससे मिलने के लिए आता है, ये बताने के लिए कि प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है और अब काम भी मैं कुछ दिनों में स्टार्ट करवाने वाला हूँ। इतने में ज़िया भी आ जाती है और उसका ख़्याल रख रही होती है। मगर ग्रैंडफ़ादर का रवैया कुछ चेंज हो जाता है। ज़िया को वहाँ देखते ही वो जाने लगता है, तो ज़िया उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। मगर तब भी ग्रैंडफ़ादर उसे इग्नोर कर रहा होता है और सीधे मुँह बात तक नहीं करता, चला जाता है। ज़िया को कुछ ऑफ लगता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया? और ये बात आकर वो जियांग को बताती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इनका मूड अचानक से खराब क्यों हो गया? मगर जियांग भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो तो इस बात के लिए खुश होता है कि अब इसकी और मेरी शादी होने वाली है। तो जैसे ही कुछ दिनों में ये ठीक होता है, उसके बाद ये दोनों शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी रिंग्स उसके लिए सिलेक्ट करवा रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि इतनी महंगी-महंगी रिंग्स क्यों सेलेक्ट कर रहे हो जब हमारी शादी फेक है। मगर अब उसका इरादा बदल जाता है, क्योंकि वो कोई फेक शादी नहीं कर रहा होता, बल्कि शादी करना चाहता है क्योंकि इसको इसी से मोहब्बत होती है। और इसे कहता भी है कि तुम्हें किसने कहा कि ये शादी फेक हो रही है? वो हैरान हो जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? अब जैसे ही वो उसे प्रपोज़ करने ही लगता है कि बीच में उसे इंटरप्ट करने के लिए कोई आ जाता है और वो इवेंट डिज़ाइनर होता है। जियांग अपनी शादी का जो सेट होता है वो बिल्कुल सी की तरह बनाना चाह रहा होता है कि वहाँ मछलियाँ भी होनी चाहिए, एक्वेरियम भी वहाँ रख दो, बिल्कुल उसे एक ओशियन की तरह बना दो। इसीलिए इवेंट वाला परेशान होता है कि ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मगर जियांग कहता है कि कुछ भी करो, मगर तुम्हें डिज़ाइन ऐसा ही करना होगा, क्योंकि ज़िया को सी व्यू बहुत पसंद है। तभी वो अपनी शादी की थीम ही यही रख रहा होता है। अब जब वो वापस ज़िया के पास आता है तब तक वो सो जाती है, तो उसे छेड़ने लगता है और उसे उठा देता है कि चलो अब हमें ब्राइडल ड्रेस भी सिलेक्ट करना है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस उसे दिखा रहा होता है। वो हर एक ड्रेस पहन-पहन कर उसे दिखाती रहती है और वो खुशी से उसकी सिलेक्ट करने में मदद कर रहा होता है। फाइनली दोनों ड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं और जब वापस घर आते हैं तो एक शॉकिंग न्यूज़ इन्हें मिलती है। जैसे ही जियांग घर के अंदर आता है तो वहाँ पर कोई और लड़की खड़ी होती है ब्राइडल ड्रेस पहनकर। ये दोनों हैरान होते हैं कि ये क्या तमाशा है। तो ग्रैंडफ़ादर बताता है कि ये तुम्हारी होने वाली फियांसी है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि क्या मतलब है? मेरी शादी तो ज़िया से होने वाली है। मगर ग्रैंडफ़ादर कहता है कि नहीं, तुम्हारी शादी ज़िया से नहीं, बल्कि इससे होगी। ये सुनकर ज़िया की रोने वाली शक्ल हो जाती है और जियांग का खून खौल जाता है। वो अपने ग्रैंडफ़ादर से बात करने के लिए आता है कि ये क्या तमाशा है। तब पता चलता है कि ज़िया ग्रैंडफ़ादर के दोस्त की बेटी नहीं होती। ग्रैंडफ़ादर के दोस्त की बेटी वो होती है जो अभी दुल्हन के ड्रेस में खड़ी थी और शुरू से ही जियांग की शादी उसी के साथ होनी थी। ज़िया तो बस सिर्फ़ एक ज़रिया थी ताकि इन्हें वो रिज़ॉर्ट वाला प्रोजेक्ट मिल सके, क्योंकि उसका कनेक्शन ज़ू के साथ था।
और जू उन्हें वो प्रोजेक्ट आसानी से दे नहीं रहा था। तभी ग्रैंडफादर ने उसके लवर की बेटी ढूंढी ताकि जिया में उसे अपनी लवर नजर आए, और जब वो इन दोनों को अपनी सिचुएशन में देखे फौरन वो लैंड इनके हवाले कर दे। ये शुरू दिन से ही मास्टरमाइंड प्लान ग्रैंडफादर का था। ये सुनकर जियांग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसे अब तो जिया से ही मोहब्बत होती है। वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ये भी बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने के पीछे भी मेरा हाथ था। असल में ये एक्सीडेंट तो जिया का करवाना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये बीच में आ जाता है। ये सुनकर तो जियांग चीखने चिल्लाने लगता है कि मैं हरगिज उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो जिया पहले से ही बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है और रोने लगती है, और इसे ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर इसकी और जियांग की शादी कभी होने नहीं देंगे। तभी रोती हुई इसकी जिंदगी से खुद ही जाने लगती है। ग्रैंडफादर ने इसका घर रिन्यू करवा दिया होता है, तो अब ये वहीं वापस जा रही होती है और इसे अलविदा कहने आई होती है। ये इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तब भी ये नहीं रुकती कि तुम्हें शादी मुबारक हो, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, ये कहकर रोती हुई चली जाती है। यहाँ तक कि वो भी उसके लिए रोने लगता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद वो अपने घर वापस आ जाती है, और आज जियांग की शादी का दिन होता है। वो यही सोच रही होती है कि क्या उसकी शादी हो गई होगी, यही सोचकर रो रही होती है और उसे मिस कर रही होती है, और बाहर समंदर के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब पीछे से जियांग उसके पास आता है। उसने कोई शादी नहीं की होती, जाहिर सी बात है ये इसे पसंद करता है, तो अपनी शादी खत्म करके यहाँ आ जाता है और इसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। वो फौरन हाँ कह देती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं, और यहीं ये ड्रामा खत्म हो जाता है। इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।